मध्य प्रदेश के सागर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एमपी बोर्ड के एक स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने का दावा किया गया, जबकि उसे स्कूल का लाइसेंस हासिल है। इस स्कूल में बच्चों को सुबह 4 से 5 बजे के बीच मारपीट कर उठा दिया जाता है, जिससे उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। कितने बजे उठा दीजिए? 4 बजे। सोने नहीं देते रात भर। मामला सागर जिले के परसोरिया के मौलाना आजाद मिडिल स्कूल का है। इस स्कूल की ड्रेस कुर्ता पैजामा है और बच्चे सिर पर टोपी पहनते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्टल की परमिशन नहीं है, इसके बाद भी बच्चों को स्कूल में रखा जाता है और बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है। मौलाना आजाद मिडिल स्कूल में कागज पर 284 के आसपास बच्चे दर्ज हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ 500 मुस्लिम बच्चे रहते हैं। मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग ने स्कूल का निरीक्षण किया तो उन्हें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। टीम ने जब बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि मौलवी, काजी या हाफिज बनना चाहते हैं। यहाँ स्कूल की छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि जुमे के दिन होती है। संडे की स्कूल की छुट्टी, संडे को स्कूल की छुट्टी रहती है, जुमे को मदरसे की रहती है छुट्टी। मामले का खुलासा होने के बाद अब मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय भी एक्टिव है। मान्यता रद्द करने का विषय तो है ही, साथ ही हम इसमें देख रहे हैं कि कानूनी रूप से अगर इस तरह का कृत्य वहाँ किया गया है तो अपराध की श्रेणी में वो कहाँ खड़ा होता है, उस पर भी हम विभाग जो है वो निर्णय करेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी से पहले माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया। यहां गणेश पंडाल में गणपति की मूर्ति को खंडित करने का आरोप है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। रायपुर के आजाद चौक इलाके में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और घटना के विरोध में थाने के सामने ही नारेबाजी करने लगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ अराजक युवकों ने मूर्ति खंडित की, क्योंकि आरोपी घटना वाले दिन गणेश पंडाल के अंदर जुआ खेल रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि जी मीडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है ये वही लड़के थे जिन्होंने मूर्ति को खंडित किया। वहीं हालात को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एफआईआर में ये मामला था कि एक व्यक्ति द्वारा गणेश प्रतिमा के किनारे के हिस्से को डैमेज किया गया। इधर राजस्थान के कोटपुतली में भी कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ का दावा किया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, जलाधार के मटके को भी तोड़ने का आरोप है। साथ ही पूरे मंदिर में गंदगी फैला दी गई। सुबह जब लोग मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। राजस्थान में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति खंडित करने के पिछले दिनों कुछ मामले सामने आए। इससे पहले कोटपुतली के विराटनगर में असामाजिक तत्वों ने शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अब कोटपुतली के बामनवास के रावतोवाली ढाणी इलाके में मामला सामने आने के बाद तनाव का माहौल है। यूपी के कौशाम्बी में एक गौशाला से गोवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदुवादी संगठनों ने इस गौशाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर हंगामा किया। कौशाम्बी के चायल कस्बे का मामला है, जहां कान्हा गौशाला के पास बने एक सेंटर में कई गोवंशों के शत विशत शव मिले। खबर लगते ही हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और विरोध शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि इस गौशाला से गायों की तस्करी होती है। ये संदिग्ध विषय है, इसमें ईओ साहब और यहाँ का चेयरमैन ये संदिग्ध हैं। यहाँ की गौशालाओं से गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग उद्यत हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम को मौके पर भेजा और रिपोर्ट तलब की। इसकी जांच करी जाएगी। जो लोगों का आरोप है कि यहाँ पे कई सारे गायें हैं जो अवैध रूप से जो यहाँ पे पहुंची है, तो इसमें पड़ताल करी जा रही है। अगर इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अफजल गैंग की वापसी हुई है। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को लेकर के ऐसा बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी अफजल गुरु से हमदर्दी जताई और कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो उनकी फांसी नहीं रोक पाए। The J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. जिसके बाद बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है जो हमेशा पारिवारिक हित और वोट बैंक हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखता है। करीब 23 साल पहले संसद पर हुए हमले के आतंकी अफजल गुरु को 11 साल पहले फांसी हुई थी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक सभा को संबोधित किया। जम्मू के बिरादरी ग्राउंड में सभा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सवाल उठाए और दावा किया कि ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडा लाने की फिराक में हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? साथ ही अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दलितों के आरक्षण को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाने देंगे। इतना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर। अब बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने पर बीजेपी से जवाब मांगा। हमने बार बार कहा कि साहब पूर्ण राज्य का दर्जा आपने क्यों छीना जम्मू कश्मीर, लौटाइए उसको, कारण क्या है? उसका जवाब नहीं देंगे। दाएं बाएं सारी पूरे देश में घुमा देंगे आपको, लेकिन 370 और ये सब बातें कर लेंगे। जितना राग अलापना है अलाप लें। जम्मू में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई और एक दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई रेसलर विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाए जाने की कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस, और आज वही बात सामने निकल करके आई। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने हरियाणा के लिए पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया, जिसमें जातीय समीकरण पर खास ध्यान दिया गया। पहली लिस्ट में 9 जाट नेताओं को टिकट मिला है, जबकि पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बजरंग पुनिया पर भी जोरदार हमला बोला और उन्हें खलनायक तक बता दिया। वो हरियाणा के नायक नहीं, खलनायक है, विशेष करके खिलाड़ियों के खलनायक है, जूनियर खिलाड़ियों के लिए खलनायक है। उन्होंने कोई आदर्श पैदा नहीं किया है। यूपी के सुल्तानपुर में गहने की दुकान में हुई डकैती पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर डकैती को लेकर के सवाल उठाए और पूछा कि आखिर लुटेरों का लूट का माल किसने लूटा, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। अखिलेश यादव के आरोपों का बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए, सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें। इस बीच मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। लंबुआ के एसडीएम इस मामले की जांच करेंगे।
बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार के लालू प्रसाद से मिलने के बाद उनके पलटने की अफवाह भी उड़ी तो खुद नीतीश बाबू इस पर सफाई देने लगे, लेकिन अब जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी भी टूटने वाली है और कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आरजेडी टूट रहा है, बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं, तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी अशोक चौधरी के दावे का समर्थन किया और कहा कि परिवारवादी पार्टी का हश्र यही होगा। और तो होना भी है ना, परिवारवादी पार्टी जितनी भी है उसका यही हाल होगा। परिवारवादी पार्टी कभी संगठित होकर रह ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें डिक्टेटरशिप चलता है, राजतंत्र है, उसमें लोकतंत्र नहीं है। तो वहीं आरजेडी इसे जेडीयू की गलतफहमी बता रही है। तो राजद के विधायकों को तोड़ने का जो सपना दिन में देख रहे हैं, उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। ये मुगालते में ना रहें, कुछ होने जाना नहीं है, सरकार बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। यूपी के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हो रहे फर्जीवाड़े पर अब योगी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। खबर है कि अब फर्जी शादियों का पता लगाने के लिए मुखबिर की मदद ली जाएगी। साथ ही शासन के निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारी योजना से लाभान्वित परिवार की जांच में भी जुट गए। दरअसल सुल्तानपुर जिले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच कराने का फैसला किया। आरोप है कि सुल्तानपुर जिले के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान कई उन महिलाओं को भी लाभ दिया जो पहले से शादीशुदा थीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यूपी सरकार हर जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च करती है। योजना के तहत कन्या के खाते में 35,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा विवाह के लिए कपड़े और बर्तन समेत कई चीजों पर भी खर्च किए जाते हैं। कई बार एक ही दूल्हे की बार बार शादी कराई जा रही थी। एक ही दुल्हन की शादी अलग अलग लड़कों से कई बार संपन्न कराई गई। जांच हुआ, अधिकारी निलंबित हुए, दोषियों पर कार्रवाई की गई, फिर भी इस तरह के फर्जीवाड़े नहीं रुके। अब इन फर्जीवाड़ों को रोकने का काम मुखबिर करेंगे। आरोप है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए कभी शादीशुदा लोगों की ही शादियां करा दी जाती हैं, तो कभी किसी और तरीके से योजना के तहत मिलने वाले संसाधनों का लाभ भी लिया जाता है। लेकिन अब योगी सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। राजस्थान के उदयपुर में लव जिहाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल विशेष समुदाय के एक लड़के पर हिंदू समाज की नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप लगा, जिसके बाद इलाके के लोगों ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये मामला उदयपुर के गोगुंदा कस्बे का है, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जबरन बाजार बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लड़के ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। हमने हिंदू समाज की एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अपहरण करके लेके भागने के कारण यह सब हुआ है और अस्थायी रूप से गोगुंदा बंद करवाया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाने पहुंचकर पुलिस पर भी दबाव बनाया और इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो वो और उग्र आंदोलन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के निर्देश पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया। असम के कामरूप जिले के हाजो इलाके में 27 घरों को तोड़ा गया और आरोप है कि ये वो घर थे जो जंगल की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली और बुलडोजर के जरिए उनके घरों को गिरा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन ने दावा किया कि मकान तोड़ने से एक दिन पहले उन्हें नोटिस दे दिया गया था। जिन लोगों के मकान गिराए गए वो पिछले करीब 15 सालों से यहाँ रह रहे थे। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने 40 से 50,000 रुपए देकर के जमीन पर कब्जा लिया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मियां मुसलमान होने के कारण उनके मकान तोड़े गए, जबकि कई हिंदू परिवारों ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड के जंगलों में लकड़ी तस्करों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच में फायरिंग हुई है। तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर जंगलों के बीच में हमला हो गया था। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वीडियो में दिख रहे ये लोग वन विभाग से हैं। बताया गया कि इन्हें तराई के जंगलों में लकड़ी तस्करों की सूचना मिली। इन्फॉर्मेशन पाकर वन विभाग की टीम पूरी तैयारी से उन्हें पकड़ने गई थी, तभी तस्करों ने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो ये बैठे हुए थे
जैसे ही हमने देखा तो ये खड़े होकर सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा भी हवाई फायर किए गए। जब इनको लगा कि हम फिर जाएंगे, फिर उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, हम सीधे नहीं मार सकते थे। इधर सरकारी नियमों से बंधे हुए ये वनकर्मी दूर से ही उनका सामना कर रहे थे। उधर जंगलों की आड़ में तस्कर गोलियां चलाते हुए वहां से कुछ कहते जा रहे थे और इधर से वनकर्मी भी उन्हें बार बार बाहर निकलने के लिए उकसा रहे थे। तो सामने आओ, तस्करों के हमले में 4 वनकर्मी घायल हुए हैं। इधर पुलिस की टीम ने भी इलाके की घेराबंदी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वनकर्मियों ने भी तस्करों को पहचान लिया है। उधम सिंह नगर के जंगलों में एक्टिव रहने वाले उन तस्करों का टाइम अब खत्म होने वाला है। जी न्यूज़।